वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 27 मई 2022। 27 मई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 की शुरुआत कब से होगी? तो ये होगी 27 मई से, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यानी आज से इस योजना के महोत्सव की शुरुआत की जा रही है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मई यानी आज 2022 को सुबह 10 बजे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में करेंगे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में विदेशी राजनयिकों सहित लगभग 1600 प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे और इसमें सशस्त्र सेना, सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम, ड्रोन स्टार्टअप और अन्य निजी कंपनियां भी शामिल होंगी। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मई 2022 में पार तापी नर्मदा नदी जोड़ने की परियोजना को रद्द कर दिया है? तो ये रद्द किया गया है गुजरात के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। गुजरात सरकार ने आदिवासियों के लगातार विरोध के बाद एक महत्वाकांक्षी नदी लिंक परियोजना को रद्द कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर था कि वे विस्थापित हो सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के वित्तीय बजट में नदी लिंक परियोजना की घोषणा की थी। पार तापी नर्मदा लिंक परियोजना में पश्चिमी घाट के जल अधिवेश क्षेत्रों से पानी को सौराष्ट्र और कच्छ यानी गुजरात के पानी की कमी वाले क्षेत्रों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया था, जिसमें उत्तरी महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के प्रस्तावित 7 जलाशय भी शामिल थे। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक राज्य है, जिसकी तटरेखा लगभग 1600 किलोमीटर है, जो कि देश में सबसे लंबी है, जिनमें से अधिकांश काठियावाड़ प्रायद्वीप पर स्थित हैं और ये 60 की आबादी है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां सबसे बड़ा भारतीय राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 9वां सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को। राजधानी इसकी गांधीनगर है और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? तो इस्तीफा दिया गया है नरेंद्र बत्रा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नरेंद्र बत्रा ने हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे गया है। बत्रा ने घोषणा की है कि वे निकाय के अध्यक्ष के रूप में एक का और कार्यकाल को नहीं बढ़ा सकते हैं। नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा कि वह FIH अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है, खासकर जब विश्व हॉकी नए प्लेटफॉर्म और गतिविधियों के शुभारंभ और इस साल एक नई प्रतियोगिता FIH हॉकी नेशंस कप के निर्माण के साथ एक आवश्यक विकास चरण से गुजर रही हो। हमारा अगला प्रश्न है, मई 2022 में नवगठित अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नरेंद्र मोदी को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करने वाली अंतरराज्य परिषद के पुनर्गठन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष के रूप में किया गया है। सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन भी किया है। अंतरराज्य परिषद की स्थापना की गई थी 28 मई 1990 को, जो कि ये राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, 10 वर्षों में विश्व व्यापार संगठन समिति की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधि कौन हैं? तो वह हैं अनवर हुसैन शाकी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अनवर हुसैन शेख यहाँ पर शेख आएगा, ना कि शाकी आएगा, शेख। अनवर हुसैन शेख को विश्व व्यापार संगठन में माल व्यापार परिषद के तहत व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 10 साल बाद समिति की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रतिनिधि हैं। विश्व व्यापार संगठन की बात की जाए तो विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सरकार को नियंत्रण और सुविधाजनक बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने वाले नियमों को स्थापित करने और संशोधित करने और लागू करने के लिए सरकार इस संगठन का उपयोग करती हैं। इसके मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य क्या है? व्यापार के लिए टैरिफ और अन्य बाधाओं को कम करना। और इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1995 यानी 1 जनवरी 1995 को, और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है अंग्रेजी, फ्रेंच और स्पेनिश है। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है तिरुवरुर भक्तवत्सलाम, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। संगीत अकादमी ने हाल ही में यानी मई को ही वर्ष 2020, 21 और 2022 के लिए संगीत कलानिधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। प्रसिद्ध गायक नेवेली और आर संथान गोपालन को 2020, मृदंगन वादक तिरुवर भक्तवत्सल को 2021 और वायलिन वादक लालगुड़ी JJR कृष्णन और JJR विजय लक्ष्मी को 2022 का पुरस्कार दिया गया है।
संगीत अकादमी की बात की जाए तो इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इसकी शुरुआत की गई थी 1 जनवरी 1943 को की गई थी। 1929 और 1942 के बीच वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले सभी संगीतकारों को इस उपाधि से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं और इस पुरस्कार में एक स्वर्ण और एक बुरुड़ पत्र यानी उद्धरण शामिल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने कहा है कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ सहयोग करेगा। तो वह सहयोग करेगा आईआईटी मद्रास, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। रेल मंत्रालय ने के अनुसार कि वह एक स्वदेशी हाइपरलूप प्रणाली विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास के साथ सहयोग करेगा। रेल मंत्रालय आईआईटी मद्रास में हाइपरलूप टेक्नोलॉजीज के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए भी सहायता करेगा। इस केंद्र का निर्माण आईआईटी मद्रास द्वारा अपने मौजूदा रेलवे अनुसंधान केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। और बता दें कि ये जो परियोजनाएं हैं वो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। हमारा अगला प्रश्न है, परम पौरुल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मई 2022 में कहाँ पर किया गया। तो ये किया गया है एनआईटी तिरुचिरापल्ली, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। परम पौल एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन हाल ही में एनआईटी तिरुचिरापल्ली में किया गया है। ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन यानी एनएसएम के तहत राष्ट्र को समर्पित है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल थी। परम पौरुल सिस्टम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लिक्विड कूलिंग तकनीक पर आधारित है। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और बांग्लादेश नौसेना के द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर का कौन सा संस्करण मई 2022 में बांग्लादेश में शुरू हुआ है। तो वह शुरू हुआ है तीसरा संस्करण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय सेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर का तीसरा संस्करण हाल ही में पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ है। यह अभ्यास का आभर चरण 24 और 25 मई से निर्धारित था, जिसके बाद ये 26 और 27 मई तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में एक समुद्री चरण पर होगा। भारतीय नौसेना के जहाज कोरा और सुमेधा अभ्यास में भाग ले रहे हैं। बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और मुद्रा है बांग्लादेशी टका। प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रीय खेल क्या है कबड्डी। तो ये थी बांग्लादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है। तो वह बनी है अभिलाषा बाराक, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अभिलाषा बाराक 25 मई 2022 को भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट बनी है। वह 6 महीने लंबे कॉम्पैक्ट आर्मी एविएशन कोर्स के सफल समापन के बाद एक लड़ाकू एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। ये भारत द्वारा सशस्त्र बलों में अधिकारियों के रूप में महिलाओं को शामिल करने में 30 साल बाद आता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।